नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड इतिहास सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास इसको कवर कर रहे थे। इसकी हमने 2 क्लासें पढ़ ली हैं, आज इसकी तीसरी क्लास होने वाली है। जिन्होंने अभी तक पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, इससे पहले जो हमने लास्ट पढ़ा था, कत्यूरी वंश से संबंधित कुछ तथ्य पढ़े थे। आज हम इसमें बात करेंगे उत्तराखंड के आदि निवास, यानी कि उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले किन लोगों ने यहाँ पर निवास किया था, उनके बारे में भी उल्लेख मिलता है ना। बहुत सारे ग्रंथ हैं जो उनके बारे में उल्लेख देते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में निवास करने वाली जातियों का क्रम क्या होगा, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में निवास किया है उन जातियों का क्रम कैसा होगा। सबसे पहले कौन सी जाति आई है, फिर कौन सी जाति आई है, फिर किसने यहाँ पर शासन किया है। अगर इसमें सबसे पहली जाति की बात करें तो कोल जाति ने यहाँ पर निवास किया है। कोल के बाद किरात आए हैं, फिर खस आए हैं, फिर बाद में शक आए हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे जो राइटर हैं वो खस और शक दोनों को एक ही मानते हैं। कहते हैं कि जो खस हैं वही बाद में शक हो गए। अब यहाँ पर कोल की अगर बात करें, जो सबसे पहले यहाँ पर आती है और निवास करती है तो वो कोल थी। उसके बाद यहाँ पर किरात जाति निवास करती है, बाद में यहाँ पर खश आती है, फिर इसके बाद शकों का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे और जो इनके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी नोट करते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, कहने को तो कोल जाति जो उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति थी, और जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इतिहासकार हुए हैं उत्तराखंड के बारे में, इन्होंने बहुत सारे तथ्य लिखे हैं। तो जो जॉर्ज गियर्सन है वो किरात जाति को यहाँ पर उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति मानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न देगा कि जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी है, तो वो किरात हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर हम देखें कोल जाति, तो कोल जाति किसके अनुसार है, तो शिव प्रसाद डबराल और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कोल जाति उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ग्रियर्सन के अनुसार पूछेगा तो किरात है, शिव प्रसाद डबराल और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछेगा तो कोल है। अदरवाइज अगर दोनों का इसमें नाम नहीं दिया है, सिर्फ प्रश्न इतना बने कि उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन सी है या फिर जातियों का क्रम कौन सा है, तो तब कोल सबसे पहले आएगा, उसके बाद किरात आएगा, फिर खस और फिर शक यहाँ पर उत्तर होगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोल जाति के बारे में। इसके बारे में भी बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं, इनका भी उल्लेख अनेक ग्रंथों में हुआ है, यानी कि कोल जाति का उल्लेख किस किसने दिया है और किस नाम से किया है। सबसे पहले हम ऋग्वेद में देखें, तो क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेद है। तो इसमें भी कोल जाति का विवरण मिलता है, जिसमें कोल जाति को निषाद कहा गया है। ये पॉइंट भी याद रखना है। ऋग्वेद में कोल जाति को किस नाम से जाना गया है, तो निषाद नाम से जाना गया है। वहीं अगर बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट की एक किताब है कादम्बरी। कादम्बरी तो कादम्बरी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें कोल जाति का उल्लेख मिलता है, और किस नाम से मिलता है, तो मुंड नाम से यहाँ पर मिलता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। कोल जाति का अन्य नाम क्या है, तो मुंड भी है। इसी के साथ साथ कोल जाति का एक और नाम देखें तो वो सबर भी है। तो सबर किसने कहा है, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम, तो मेघदूत में किस नाम से इस जाति को का उल्लेख किया है, तो सबर नाम से इस जाति का उल्लेख किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कोल जाति के अन्य नाम निषाद भी है, मुंड भी है और सबर भी है। तो तीनों पॉइंट है, तीनों आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें उत्तराखंड में जागरों की शुरुआत, तो ये भी कोल जाति के समय से हुई है। अगर कभी आया कि उत्तराखंड में जागरों की शुरुआत किस जाति से हुई है, तो कोल जाति से हुई है। और किस राजवंश से हुई है, तो राजवंश आएगा कत्यूरी राजवंश। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। राजवंश पूछेगा तो कत्यूरियों के समय जागरों की शुरुआत हुई है, जबकि जाति पूछेगा तो कोल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें, जो गौतम बुद्ध है उनकी माता का नाम था महामाया। नेपाल की वो रहने वाली थी और एक कोलीय कबीले से वो बिलोंग करती थी। इसलिए कहा जाता है कि जो महामाया है कोल वंश की एक राजकुमारी थी। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। गौतम बुद्ध की माता महामाया किस वंश से संबंधित थी, तो कोल जाति से संबंधित थी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कोल जाति को और अच्छे से समझने के लिए एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है कोलीय कबीले का इतिहास। तो ये किताब किसने लिखी है, तो पीताम्बर कमुएत जी ने ये किताब लिखी है। इसमें भी कोल जाति का उल्लेख है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। कोलीय कबीले का इतिहास किसकी पुस्तक है, तो पीताम्बर कमुएत की ये पुस्तक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो दूसरी जाति है किरात जाति। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने पढ़ा है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन सी थी, तो वो किरात थी, है ना। जबकि ओवरऑल देखें तो दूसरी जाति थी। अब इसके उल्लेख के बारे में अगर बात करें, कहाँ कहाँ इसका नाम मिलता है, इस जाति का उल्लेख उत्तराखंड के इतिहास में भी मिलता है ना। तो सबसे पहले देखें तो महाभारत के वन पर्व में इस जाति का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड, महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि किरातों के देवता
कौन थे? भगवान शिव। और पांडुपुत्र जो अर्जुन थे, इनका युद्ध होता है कहाँ पर होता है? तो बिल्व केदार, जो कि श्रीनगर के निकट है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार अर्जुन का युद्ध किरातों के देवता शिव के साथ कहाँ पर होता है? तो बिल्व केदार, जो कि श्रीनगर के निकट है, तो वहाँ पर होता है। देखिए फ्रेंड, इस बिल्व केदार की अगर बात करें तो वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो शिव प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है। तो शिव प्रयाग है, तो यहाँ पर संगम भी होगा। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? संगम होता है। तो बिल्व केदार या शिव प्रयाग में किसका संगम होता है? तो अलकनंदा प्लस खांडव गंगा, अलकनंदा प्लस खांडव गंगा, तो दोनों आपको याद रखने हैं। तो अलकनंदा और खांडव गंगा के संगम पर कौन सा प्रयाग है? तो शिव प्रयाग है, जहां पर अर्जुन और शिव के बीच युद्ध हुआ था। ये विवरण कहाँ मिलता है? तो महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इसी के साथ साथ जो रघुवंशम, जैसे कि हमने बताया है, कोल का भी इसमें जिक्र किया गया है और कालिदास ने इसमें किरातों का भी जिक्र किया है कि पर्वतीय क्षेत्र के जो निवासी हैं वो कौन है? किरात हैं। तो यानी कि किरात जो जाति है वो यहाँ पर निवास करती होगी। तो इसका उल्लेख रघुवंशम में कालिदास जी देते हैं। अगला जो इनका उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण एवं मार्कंडेय पुराण, इनमें भी किरात जाति का उल्लेख मिलता है और इस क्षेत्र को किरात भूमि नाम से यहाँ पर जाना गया है या फिर इसका उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न इस टाइप से आएगा कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किरात भूमि से संबोधित किया गया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो कि सातवाहन वंश की जानकारी देता है ना, सातवाहन वंश मत्स्य पुराण से संबंधित है। अगली जो रचना है इंडिका, इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत हुए हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है इंडिका। इसमें भी वो किरात जाति का उल्लेख करते हैं कि हिमालय क्षेत्र में किसका निवास है? तो किरातों का निवास है। कादम्बरी, जैसे हमने बताया है, ये बाणभट्ट की है। बाणभट्ट जो कि सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुए हैं, है ना। तो इन्होंने भी किरात जाति का यहाँ पर उल्लेख किया है। इससे पहले कोल में भी पढ़ा था हमने, तो कोल में भी इन्होंने उल्लेख किया है। अगला है बराही संहिता। तो बराही संहिता लिखी है वराह मिहिर, वराह मिहिर। तो वराह मिहिर कौन थे? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर मेन मकसद ये है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की है। कादम्बरी किसकी है? तो बाणभट्ट की है। बराही संहिता किसने लिखी है? तो बराह मिहिर ने लिखी है। अगला जो इनका उल्लेख है रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। इस क्षेत्र को किरात भूमि नाम से इसमें जाना गया है। इससे पहले हमने मार्कंडेय पुराण में भी पढ़ा है, मत्स्य पुराण में भी पढ़ा है और महाभारत और रामायण में भी इसका नाम क्या मिलता है? किरात भूमि मिलता है। अगली जो रचना है जिसमें किरातों का उल्लेख है तो काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, राजशेखर द्वारा लिखी गई है काव्य मीमांसा। इसमें भी किरातों का उल्लेख किया गया है। अगला है स्कंद पुराण में किरातों को किस नाम से जाना गया है? तो भिल्ल नाम से स्कंद पुराण में इनको जाना गया है। तो किरातों का अन्य नाम क्या हो जाएगा? भिल्ल हो जाएगा। जैसे कोलों का अन्य नाम क्या है? मुंड या सबर है, या फिर ऋग्वेद में निषाद कहा गया है ना, वो तीनों एक ही है। या फिर किरात और भिल्ल ये दोनों एक ही है। अगला पॉइंट है वर्तमान में किरात के वंशज है। तो वर्तमान में जो किरात जाति के वंशज है वो कौन है? जो हरिजन होते हैं या फिर जिनको शिल्पकार नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ये अपने आप को किरातों का वंशज मानते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर किरातों के बारे में इस टाइप से क्वेश्चन आए आपको किरातों का वंशज मानती है तो तब हो जाएगा भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति अपने आप को किरातों का वंशज मानती है। अगर वैसे ही पूछेगा कि वर्तमान में किरातों के वंशज कौन है, तो वो हरिजन या शिल्पकार है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे खस जाति, जो नंबर 3 पे यहाँ पर निवास करती है, खस जाति। देखिए फ्रेंड, खस जाति के बारे में अनेक राइटरों ने अपनी अपनी राय दी है, जिसमें जो प्रमुख हुए हैं राहुल सांकृत्यायन। इनकी एक पुस्तक है मध्य एशिया का इतिहास। ये भी आपको याद रखना है, मध्य एशिया का इतिहास किसकी पुस्तक है? तो राहुल सांकृत्यायन की है। इसके लिए इन्हें 1958 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें जो मध्य एशिया है उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये बताते हैं जो खस जाति है ये मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया यानी कि इराक का पुराना नाम है ना। इराक, इराक का पुराना नाम पूछेगा तो मेसोपोटामिया। तो ये मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया यानी कि इराक है, इराक के कासगर से खस जाति की उत्पत्ति हुई। इराक में कोई जगह है कासगर, तो वहां से खस जाति की उत्पत्ति हुई। तो उनका नाम क्या था? कस था, कस। तो यही कस क्या हो गया? बाद में परिवर्तित होके खस हो गया। ये तो कहते हैं कौन? राहुल सांकृत्यायन। देखिए फ्रेंड, अगला है इसमें जो राइटर है, जो इतिहासकार है, भारत में पुरातत्व के जनक भी हुए हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये कहते हैं कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था राजपाल, तो इसकी हत्या किसने की है? शकादित्य ने की है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो राहुल सांकृत्यायन मानते हैं जो खस हैं, जो ये खस जाती है और इसके बाद जो शक आई है, शक है ना, शक बोलो चाहे को लगा दो, शक, ये क्या है? ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो इसलिए जो कनिंघम है ये कहते हैं
कि राजपाल की हत्या किसने की है, तो शकादित्य ने की है। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर शक जाति का निवास हुआ करता था, जिनका राजा था शकादित्य। इसने किसकी हत्या की है, मौर्य वंश के अंतिम शासक राजपाल की। तो ये कौन कहते हैं, कनिंघम। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर शक जाति का निवास रहा होगा, जैसे कि और लोग मानते हैं। तो खस और शक एक ही है। अगर सीक्वेंस में पूछेगा तो खस क्या है, पहले आए, शक बाद में आए। ठीक है, अगला पॉइंट है, वर्तमान में हिमालय प्रदेश के निवासी क्या कहलाते हैं, या फिर इस जाति से संबंधित है, तो खस जाति से ये संबंधित है ना। वर्तमान में जो खस जाति बची है, केवल हिमालय क्षेत्र में या फिर हिमालय प्रदेश में जो लोग निवास करते हैं वो खस जाति से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर खसों को लेकर 2-3 पॉइंट और हैं, क्योंकि इसमें प्रथाएं पूछी जाती हैं, कौन सी प्रथा किस जाति में प्रचलित थी। तो खस जाति में 2-3 प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित थी। सबसे पहला अगर हम देखें तो खसों में एक प्रथा प्रचलित थी, कुमार कुमारी गृह प्रथा। कुमार कुमारी गृह प्रथा, ये भी आपको याद रखना है, कुमार कुमारी गृह प्रथा। कुमार यानी कि लड़का, कुमारी यानी कि लड़की, दोनों एक साथ गृह यानी कि घर में रह सकते हैं। तो ये कौन सी प्रथा थी, कुमार कुमारी गृह प्रथा। दूसरी इनमें थी जटेला प्रथा। जटेला, प्रश्न ये आता है जटेला शब्द किस जाति में प्रचलित था। तो जटेला क्या होता है, मान लीजिए कोई स्त्री है, इसकी एक बार शादी हुई और इसका पुत्र भी हुआ। जब शादी हुई तो पुत्र भी होगा, है ना। तो इसका पुत्र हुआ, बाद में इस स्त्री ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली। दूसरे व्यक्ति के साथ जब इसने शादी की तो जो ये पहला पुत्र है तो ये क्या कहलाएगा, जटेला कहलाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। जटेला प्रथा का संबंध किससे है, तो खस जाति से है। देखिए फ्रेंड, ये जातियां हैं, जनजातियां नहीं है, खस जातियां हैं ये। अगली जो इनमें प्रथा थी, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा में क्या होता था, जो परिवार की बड़ी पुत्री है उसको मंदिर में दान दिया जाता था ताकि वो अपने जीवन भर मंदिर की सेवा कर सके। तो ये क्या था, देवदासी प्रथा था। इसके साथ साथ इनमें एक प्रथा और प्रचलित थी जिसका नाम था सौतिया बांट। सौतिया बांट, ये भी किस में थी, तो ये खस जाति में थी। सौतिया बांट प्रथा में क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति है, इसकी 2 शादियां हैं, तो जो ये 2 पत्नियां हैं, ये और ये, तो इनमें क्या होगा, इसकी जो संपत्ति है वो बराबर बांटी जाएगी इन दोनों में, है ना। तो इनको बराबर संपत्ति के ये हकदार होंगी। तो यही क्या थी, सौतिया बांट प्रथा। तो ये किस में थी, खस जाति में थी। तो ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे शक जाति, जो खस बाद में उलटकर शक हो गई। तो यहाँ पर जो राहुल संकृत्यायन है ये कहते हैं कि शक मूल तो खसों के ही वंशज थे और खस शब्द उलटकर बाद में शक हो गया, है ना। इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो शक हो जाएगा या शक हो जाएगा, है ना। देखिए फ्रेंड, जो ये शक जाति हुई है, इनमें एक ऐसी प्रथा प्रचलित थी जो मिस्र वासियों, जो कि इजिप्ट एक कंट्री है, वहाँ के निवासी थे, है ना, वहाँ के निवासियों में प्रचलित थी। तो वो कौन सी प्रथा थी कि मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तु दफनाने का इनमें प्रचलन होता था। मान लीजिए कोई मर गया, उसकी जो सबसे प्रिय वस्तु होगी वो भी उसके साथ दफनाई जाएगी। तभी प्रथा के कारण जो राहुल सांकृत्यायन है, मलारी के जो समाधान प्राप्त हुए हैं, मलारी जो नीति घाटी है वहाँ के जो समाधान प्राप्त हुए हैं, वहाँ के जो समाधियां प्राप्त हुई हैं, किस जाति से संबंधित बताते हैं, तो शक जाति से ये संबंधित बताते हैं। किस स्थान के सभागार शक जाति से संबंधित थे, तो वो मलारी से प्राप्त जो समाधान थे वो शक जाति से संबंधित थे, क्योंकि इनमें कैसी प्रथा प्रचलित थी कि मृतकों के साथ उनकी प्रिय वस्तु दफनाने का प्रचलन था। जैसे मलारी में एक मृतक मिलता है और उसके सर के साथ 5.2 kg, लगभग 5.5 kg का सोने का मुखौटा वहां पर प्राप्त होता है, तो उसकी प्रिय वस्तु रही होगी, तभी तो वो दफनाया है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये प्रथा कहाँ प्रचलित थी, तो मिस्र वासियों में ये प्रचलित थी। देखिए फ्रेंड, अगला इसमें पॉइंट है, शकों के आगमन से पूर्व ही नेपाल तक का समग्र क्षेत्र खस देश बन चुका था। हमने पढ़ा है शकों से पहले कौन थे, खस थे। खस आए तो पश्चिमी नेपाल, ज्यादातर जो पिथौरागढ़ और चंपावत वाला क्षेत्र है वहां वो बसने लग गए और समस्त क्षेत्र को उन्होंने खस देश बना दिया था। इसकी भी जानकारी मिलती है ना। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, एक चंदेल शासक हुए हैं राजा यशोवर्मन, तो इनका एक अभिलेख प्राप्त होता है खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है। वहां से इनका एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें ये खस राजाओं का वर्णन करते हैं कि हिमालय क्षेत्र में क्या है, खस राजाओं का निवास है। तो यहाँ से भी इसकी पुष्टि होती है। अगर हम बात करें कि हिमालय का जो पहला ऐतिहासिक राजवंश है तो वो कत्यूरी राजवंश है, तो ये भी क्या है, शकों के ही वंशज थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था, कत्यूरी था। ये भी शकों के ही वंशज थे। शकों के वंशज इसलिए माना गया क्योंकि जो राजा यशोवर्मन थे तो वो किसके समकालीन थे, तो बसंत देव के वो समकालीन थे, क्योंकि इनके समय बसंत देव ने यहाँ पर कत्यूरी वंश की स्थापना की थी। अगर ये यहाँ पर खस राजाओं का उल्लेख करते हैं तो ये खस राजा कौन थे, बसंत देव के जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हैं, यानी कि कत्यूरी शासक थे। तो इसलिए माना गया है कत्यूरी शासक क्या थे, शकों के ही वंशज थे। अगला पॉइंट है इसमें, कत्यूरी राज्य के अशोक चल को किस अभिलेख में खस देश का राजा बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1191 ईस्वी में नेपाली एक शासक हुए हैं अशोक चल, इन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण किया है, जिसका प्रमाण कहाँ से मिलता है,
एक तो बोधगया अभिलेख से मिलता है। बोधगया अभिलेख कहाँ पर है? तो बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर है। और किसका है? तो पुरुषोत्तम सिंह का है, पुरुषोत्तम सिंह। तो पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख के अनुसार खस देश का राजा कौन है? अशोक चल है। देखिए फ्रेंड, ये 1191 में इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया है। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख से, है ना। गोपेश्वर जो गोपीनाथ मंदिर में त्रिशूल है उस पर एक लेख लिखा गया है जो किसका है? तो 1191 का अशोक चल से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, कनिंगम के अनुसार जो कत्यूरी थे इनकी राजधानी कहाँ थी? तो लखनपुर बैराट या विराटपट्टन, जो कि रामगंगा नदी के किनारे अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे हमको पता है कत्यूरों की राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर में थी, है ना, कार्तिकेयपुर। तो वहीं से उनका नाम कार्तिकेयपुर राजवंश पड़ता है। बाद में राजधानी कत्यूर घाटी जाती है, कत्यूर घाटी जो कि बैजनाथ में है, जिस कारण उनको कत्यूरी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर पूछे कि कनिंगम के अनुसार, जो अलेक्जेंडर कनिंगम पुरातत्वविद हुए हैं उनके अनुसार, तो कत्यूरों की राजधानी उनके अनुसार कहाँ थी? तो विराटपट्टन या फिर लखनपुर बैराट, जो कि पश्चिमी रामगंगा नदी के किनारे अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुर एवं लखनपुर का आंखों देखा वर्णन किस यात्री ने किया है? यानी कि ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने ब्रह्मपुर राज्य का भी उल्लेख किया है और लखनपुर जो कि कत्यूरों की राजधानी थी उसका भी वर्णन किया है ना, यानी कि वहां पर पहुंचा और अपने आंखों से देखा है। तो वो ह्वेनसांग थे, है ना। ह्वेनसांग जो कि 629 में भारत आते हैं। भारत में शासन है वर्धन वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन का। 629 से लेकर 645 तक ये भारत में रहते हैं और 45 में ही वापस चाइना चले जाते हैं। तो 629 से लेकर 45 के बीच ये उत्तराखंड की यात्रा करते हैं। तो जिसमें ये बताते हैं ब्रह्मपुर एवं लखनपुर यहाँ पर कोई स्थान है। अगला पॉइंट है, कत्यूरों की जो शीतकालीन राजधानी थी ये कहाँ प्राप्त होती है? तो ये ढिकुली प्राप्त होती है। ढिकुली जो कि नैनीताल में स्थित है। ढिकुली कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। तो ये शीतकालीन राजधानी थी, यानी कि जब सर्दी पड़ेगी तो राजधानी कहाँ होगी? ढिकुली नैनीताल में होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एटकिंसन के अनुसार आसन व वासन, क्योंकि इनका भी बहुत सारा उल्लेख मिलता है। आसन व वासन क्या थे? तो कत्यूरी राजाओं के ये नाम थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए बहन, हमने पढ़ा है जो कत्यूरी हैं उनकी राजधानी कहाँ पर थी? जोशीमठ के कार्तिकेयपुर में थी, कार्तिकेयपुर में थी। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? बसंत देव करते हैं, है ना। बाद में इसकी राजधानी ट्रांसफर हो जाती है कहाँ? कत्यूर घाटी, है ना, कत्यूर घाटी बैजनाथ। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था जो कार्तिकेयपुर शाखा का अंतिम कत्यूरी नरेश था वो कौन था? सुभिक्षराज देव था, जिसकी भी राजधानी सुभिक्षपुर कार्तिकेयपुर के पास ही थी, है ना, सुभिक्षपुर। तो इसके बाद इसका एक वंशज होता है राजा वासुदेव। तो ये क्या करता है? अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से उठाकर कहाँ ले जाता है? तो कत्यूर घाटी जो कि बैजनाथ के निकट स्थित है, बैजनाथ कत्यूर घाटी। ये भी आपको याद रखना है कि कत्यूरों की राजधानी जोशीमठ से यानी कि कार्तिकेयपुर से कत्यूर घाटी किसने स्थापित की? तो राजा वासुदेव ने की है। और आज का लास्ट पॉइंट है इसमें, जागेश्वर मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने करवाया है? तो बाद में जागेश्वर मंदिर का निर्माण कराते हैं जहाँ पर टोटल 124 मंदिरों का समूह है, 124 मंदिरों का समूह है। तो जागेश्वर मंदिरों का निर्माण कौन करवाता है? सबसे पहले तो शालिवाहन देव करवाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जागेश्वर मंदिर का निर्माण शालिवाहन देव। और जागेश्वर मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा के अंदर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जो इसकी अगली क्लास होगी उसमें हम चंद्रवंश को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, जो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी नोट करते हुए चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।